2 साल से ज्यादा हो जाता है शादी के बाद में, और जो बच्चा कंसीव करना चाहती हैं या चाहते हैं उन लोगों को बेबी नहीं हो पाता है, तो वो केस डॉक्टर्स के पास आते हैं और वहां पे डिस्कशन निकलता है। सबसे पहले जो भी पेशेंट कोई भी आ रहा है उसकी सबसे पहले मैं हिस्ट्री लेती हूँ कि 2 साल हो गए हैं, आप प्लानिंग करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है तो टेस्ट करवाए जाते हैं। पहले फीमेल्स के टेस्ट होते हैं, साथ में मेल्स के टेस्ट भी होते हैं। तो वहां से ही शुरुआत होती है। मेल्स का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, सीमन टेस्ट। उससे ही कंफर्म हो जाता है कि उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा उसी को ही डिटेल में ले लेते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस टॉपिक को मैं कहाँ से शुरू करूं, तो मैंने उसको वहीं से ही शुरू करा है, जैसे मैं देखती हूँ उसके हिसाब से। देखो ये सेल है जो सीमन सेल, ये कह सकते हैं कि ये शुक्राणु है जो मेल के अंदर फादर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो छोटी सी जो 2 ml 3 ml डिस्चार्ज जो रिलीज होता है ना, उसमें 60 मिलियन से 120 मिलियन ऐसे सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। शुरुआत में जब मैंने ये सेल को देखा था ना, तो मुझे घबराहट होने लग गई थी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब वो कैसे जो है, मतलब बाहर निकलने के बाद भी आधे घंटे तक सरवाइव रहता है। ये सीमन सेल है। सीमन के इतनी सी क्वांटिटी के अंदर 60 मिलियन से 120 मिलियन तक ये सेल्स होना जरूरी है, और इनका साइज में प्रॉपरली होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी वो एक एग को फोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एग, मैंने पिछली बार वो फीमेल का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि फीमेल के स्ट्रक्चर में नीचे से यूट्रस से होते हुए ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज होता है। तो वहां तक इसको पहुंचने के लिए इतने सारे शुक्राणुओं की जरूरत होती है। अन्यथा कुछ शुक्राणु तो क्या है, बाहर ही मर जाते हैं, कुछ अंदर तक जाके मर जाते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही है जो वहां जाके उस एग को फोड़ता है। उस एग को फोड़ने के बाद में प्रोसेस, वो बेबी बनने की प्रोसेस, जायगोट और जायगोट से फीटल का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर शुरू हो जाता है। तो 120 मिलियन से ज्यादा शुक्राणु चाहिए रहते। तो ये एक मैंने रिपोर्ट निकाली थी कल, कि एक का टेस्ट करवाया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था कि ये हमारे नॉर्मली जो है कैसे एग्जामिनेशन होता है, तो थोड़ा सा सीमन लिया जाता है और उसको लेब में टेस्ट कराया जाता है। पहले तो फिजिकली देखा जाता है कलर कैसा है, कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मली अमाउंट कितना है उसका, मतलब कि पीएच वैल्यू कितना है। फिर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया जाता है कि 120 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें शायद 62 मिलियन आ रहे हैं। दूसरा, नॉर्मल होने के साथ साथ उसकी मार्फोलॉजी भी सही होना चाहिए। मार्फोलॉजी मतलब कि उसका स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। उसमें से यदि उसका किसी किसी का क्या सिर नहीं बना हुआ रहता है, किसी का टैल बना हुआ नहीं रहता है, तो वो भी कोई काम के स्पर्म नहीं रहते हैं, वो भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो काम का अच्छी है और चाल होने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी बहुत सही है। अन्यथा वो एग फर्टिलाइज भी कर दिया तो सुनते हैं ना कि अबॉर्शन हो गया, 2-3 महीने चढ़े और फिर वापस से खराब हो गया। अच्छा स्पर्म ही अच्छे बेबी को कंसीव कर पाता है। तो चाल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए लिक्विड होना भी, जितनी मात्रा में हमें लिक्विड चाहिए, उसके अंदर पानी चाहिए, वो पानी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थिक डिस्चार्ज है तो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे सीमन, ज्यादा देर तक वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि बॉडी को हाइड्रेट रखो, न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें पानी की भी जरूरत होती है। तो ये इसके लिए जरूरी है, चाल भी बराबर रहेगी। सर नेक्स्ट, कुछ इन्फेक्शन भी हो जाते हैं सीमंस के अंदर तो भी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। आज हम डिस्कस करेंगे और कि इसके लिए और क्या क्या चीजें हैं जो हमारा हेल्दी स्पर्म बने और ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़े। देखो क्या होता है ना कि 12-13 साल के बाद में फीमेल और मेल का स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं। तो उस टाइम से एक अवस्था शुरू होती है, जवानी की अवस्था। 3 अवस्थाएं रहती है ना, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। तो जो ये जवानी वाली अवस्था होती है, इसमें मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और
पिछली बार मैंने बताया था कि प्रोलैक्टिन टाइप के फीमेल में हार्मोन्स होते हैं, मेल में एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सही है तो उसका स्ट्रक्चर भी सही है। पहले मैंने बताया था ना कि पीसीओडी में मेल जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, फीमेल तो दाढ़ी मूछ आने लगती है, उसका आकार मेल के जैसे होने लगता है। ऐसे टेस्टोस्टेरोन जब गड़बड़ होता है ना, तो एक मेल का स्ट्रक्चर फीमेल जैसे उसको भी मोटापा आने लगता है। एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन हेल्दी स्टेरोन नहीं हो रहा है, उसको देखिए। दोनों को कंपेयर में बताया गया है कि एक मेल का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी अच्छी रहेगी, उसके मसल्स अच्छे रहेंगे और मतलब दिखने में उसका शेप वाइज दिखेगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल यदि लो है तो उसका दिखने में शेप अलग ही कुछ हो जाएगा। और तो और यहाँ तक भी हो जाता है कि उसके दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं, शरीर में हेयर्स प्रोमिनेंट होना चाहिए, मेल के छाती ब्रॉड होना चाहिए, तो उस तरीके के हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पाते। इस तरीके के चैलेंजेस आजकल बहुत आने लगे हैं। पहले पहले तो खाना खाना था, इसलिए ज्यादातर इनफर्टिलिटी के कॉज ही नहीं आते थे। आजकल हम हमारे बच्चों पे ध्यान दें। हम तो इस एज से गुजर चुके हैं, बट हम हमारे बच्चों पे ध्यान दें कि उनके शरीर का विकास उनके अकॉर्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आगे चल के इनफर्टिलिटी के केस और ज्यादा सामने आएंगे। तो हम उनको रोक सकते हैं। अभी यहाँ पे 160 लोग 161 लोग हैं, तो हम यदि एक बच्चे की भी टेक केयरिंग हमने कर ली, हमारे बच्चों की भी टेक केयरिंग यदि हमने अच्छे से कर ली, तो आगे चल के हमें इनफर्टिलिटी जैसे कॉज का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट। तो देखो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ना 20 साल की अवस्था में 25 साल की अवस्था तक बहुत अच्छा रहता है। पहले के लोग हुआ करते थे कि और ज्यादा दिन तक बहुत अच्छा रहता था, बट धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप ही बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और 90 तक जाते जाते, ये ग्राफ है देखो रेड कलर से जो दिखाया है, 20 साल की एज में पूरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत अच्छा है, 30 साल की एज में थोड़ा सा कम हुआ, फिर 40 की एज में थोड़ा सा कम, 50 की एज में थोड़ा सा और नीचे डाउन, 60 70 80 90 नीचे जाके और डाउन हो गया। तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसेस है। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। आजकल ना सीमन की जो मैं जांच करवा रही हूँ ना, इतने सारे पेशेंट आ रहे एंजियोस्पर्मिया की। एंजियोस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन एक भी है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि ब्रेन से ही सारी चीजों का संचालन होता है। प्यूटिटरी ग्रंथि मैंने पिछली बार बताई थी, ब्रेन में एक प्यूटिटरी ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करती है। थायराइड ग्लैंड से मेल के अंदर जो ये टीएसएच और ये हार्मोन्स होते हैं, ये टेस्टिस के ऊपर जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट करवाते हैं और स्पर्म बनने के लिए प्रोग्रेसिव होते हैं। तो आजकल इतने सारे ये कॉज आ रहे हैं, या तो ये हार्मोन्स का लेवल सही ये कॉज रहता है, या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आ गई ये कॉज रहता है। बचपन में गलत जगह चोट लग जाती है तो कभी कभी शुक्राणु की नली दब जाती है, ये एक कॉज हो जाता है कि उसके स्पर्म बाहर नहीं निकल पा रहे और वो बेबी कंसीव करने में सहयोग नहीं कर पा रहा। ये एक कारण हो सकता है, टेस्टिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या एक कारण ये हो सकता है कि उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल सही नहीं है। तो देखो टेस्टोस्टेरोन का जब हार्मोन्स का लेवल सही नहीं होता है ना, तो शरीर में अपने आप ही कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। 20-30 की साल की एज में ही यदि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स, आजकल जो खाना पीना है उसकी वजह से ये और जल्दी दिखाई देने लग गए। पहले तो क्या है कि इसका इफेक्ट 60-70 साल की एज में आता था। आजकल एक प्रॉब्लम और भी बहुत ज्यादा चल रही, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जो कि 55 और 60 साल की एज में होती है। आपके परिवार में भी किसी को हुई होगी, है ना? सुना होगा कि 60 साल की एज होने आई और प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ा। प्रोस्टेट क्या है कि जनरली एक ग्रंथि है जो कि फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, मेल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। बट उसका जब काम थोड़ा कम हो जाता है ना, तो वो अपने आप में ही स्वेलिंग करने लगती है। वहां से क्या होता है, यूरिन की नली पास होती है तो यूरिन की नली को दबाने लगती है, बाथरूम रुक रुक के आने लगती है, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, बार बार बाथरूम की आदत बनी हुई रहती है। और वो टेस्ट करवाता है तो पता चलता है कि उसकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है और उसको ऑपरेट करवा के निकलवाना पड़ेगा। और
टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब 40 साल की अवस्था में या 35 साल की अवस्था में, मैंने ये ज्यादातर देखा है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। क्या होने लगता है? उसके बाल ना आगे से साफ होने लगते हैं और खाना ऐसा बेकार बेकार हो गया, टमी फैट बढ़ने लगता है। तो हमारे बाल एकदम, बाल में वीकनेस आ जाती है, बाल एकदम यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ तक चले जाते हैं। बहुत सारे पुरुषों को देखा होगा ना आपने कि उनके टमी फैट बाहर निकल आता है और मसल्स वीक हो जाती। जो अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में था वही इफेक्ट यहाँ पर बताया है कि उसका बैली फैट बढ़ जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं और वो डिप्रेशन, कंफ्यूजन होने लगता है उसको, मतलब डिजायरनेस आ जाती है, हर काम में उसका मन नहीं लगता है और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इसके लिए कहा जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरा दिमाग सही काम नहीं करता है, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता है। और मतलब ये पेशेंट ना 25-30 साल की अवस्था में इतनी डिजायरनेस उसको फीलिंग आने लगती है जब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का लेवल कम होता है, क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर करता है कि मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, मैं क्यों इतना वीक नजर आ रहा हूँ, वो तो इतना अच्छा है, वो तो इतना अच्छा है। समाज में इस तरीके की चीजें सामने आने लगती है। तो घर में डिस्कशन नहीं होता है, डॉक्टर्स के पास जाके डिस्कशन होता है और फिर डॉक्टर देता है सिर्फ नींद की दवाई, खाओ और सो। वो कुछ डॉक्टर्स तो बताते ही हैं, खैर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, आप अपने अच्छे मतलब मूड को सही करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो सही करिए, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करिए। क्योंकि देखो एक्सरसाइज का रोल स्पर्म के अंदर, जो स्पर्म है उसकी गतिशीलता को बढ़ाते हैं, बॉडी की गतिशीलता, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती बढ़ती है, सीमन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, उसमें भी जो स्पर्म है वो अच्छे होते हैं। तो इस सारी चीजों का रोल हमारे शरीर से निकलता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं यदि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का लेवल सही नहीं है। इनफर्टिलिटी के कॉज में वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या है? आपने देखा होगा वेरिकोसिल को, वेरिकोस वेन्स जो होते हैं पैरों में गुच्छे गुच्छे जैसे, किसी किसी का आपने देखा होगा कि पैरों में गुच्छे गुच्छे जैसे बन जाते हैं, ज्यादा देर वो खड़े रहते हैं या उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो पैरों में वेरिकोसिल हो जाते हैं, वेन्स प्रोमिनेंट होके गुच्छे गुच्छे जैसा बना लेते हैं। इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। या पाइल्स की प्रॉब्लम्स जो होती है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स वेरिकोसिल कहलाती है। वेरिकोसिल में क्या होता है कि जो अंडकोश है, टेस्टिज है, वहां पर कुछ नसों के गुच्छे आ जाते हैं जिसकी वजह से टेस्टिज अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाती, सूजन आ जाती है और वेरिकोसिल की प्रॉब्लम होने की वजह से स्पर्म ठीक से बाहर नहीं निकल पाते। ये एक चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंजेस आता है और ये ना मेल कभी भी डिस्कस नहीं करता आने के बाद में, वो तो फीमेल कभी कभी बता देती है कि हाँ ये इनको प्रॉब्लम्स होती है, कि जो भी वो बताना चाह रही है वो प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। वेरिकोसिल का मतलब ये है कि गुच्छे जैसे बन गए, नसों के गुच्छे बन गए। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आर्टरी और वेन्स रहती हैं, वेन्स में कुछ प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं आ पाता। प्रॉपर ब्लड का फ्लो तो जब आएगा ना जब वो अच्छा खा रहा है, उसका हार्ट हेल्दी है, क्योंकि प्रेशर से हार्ट पहुंचा रहा है उतने ही प्रेशर से रिटर्न आना चाहिए उसके पास में, तो हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन करेगा। तो उसके लिए प्रॉपरली ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचेगा, और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वो अच्छे से टेस्टिस भी अपना फंक्शन नहीं कर पाती। तो व्हाट कॉज लो स्पर्म काउंट? लो स्पर्म काउंट के कॉजेस क्या है? तो आप देखिए इसको, क्या क्या कॉजेस हैं इसमें। पूरा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारे दिन भर में ऐसा नहीं होता हो, है ना। या तो मेडिकल कॉज हो सकता है, कोई भी दवाई वगैरह वो रेगुलर में खा रहे हैं तो उसके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, तो उसकी सेक्सुअल पावर कम हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, बाहर से जो भी, स्मोकिंग का बहुत बड़ा रीजन रहता है, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये हमारे मेल के लिए एकदम घातक चीज है और ये ज्यादातर मेल ही लेते हैं, फीमेल्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। स्मोकिंग और अल्कोहल में मेल ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये उनको पता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं पावरफुल हो गया, जबकि वो पावरफुल नहीं हुआ है। उसके स्पर्म धीरे 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 अपने आप ही कम होने लगते हैं या विकृति वाले होने लगते हैं, टूटे फूटे स्पर्म बनने लगते हैं। तो ये बहुत घातक चीज है।
तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल में इन सब चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना है। सब चीज का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। कुछ भी हम खाते पीते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ भी हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालना नॉर्मल बात है ना। तो इसमें सभी कुछ दिया हुआ है कि यदि हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, लाइफ स्टाइल में हमारे ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा जो है, रिस्क फैक्टर में आते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कि सिंपल फूड, कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं ना। पहले देखो, पहले क्या होता था, पहले ये मैदा के आइटम बनाना कोई जानता ही नहीं था, दूध दूध था, खाना खाना था। बट आजकल कुछ तो केमिकल आ ही रहा है, पेस्टिसाइड्स फसलों में, गेहूं और इन सब में डल के आ ही रहा है। और दूसरा, हमने उसको बनाने की प्रोसेस बिल्कुल अलग कर दी और रखने की प्रोसेस बिल्कुल अलग कर दी। पहले फ्रीज तो होते ही नहीं थे ना, प्रिजर्वेटिव होते ही नहीं थे ना। तो ये सब बीमारियां वहां से ही शुरू हुई हैं। तो इनफर्टिलिटी का कॉज भी वहीं से ही आ रहा है कि या तो मोटापा बढ़ गया, मोटापा बढ़ने के बाद में ऐसी डिजाइननेस आ जाती है, ऐसी इतनी वीकनेस हो जाती है, तो स्पर्म काउंट तो फर्क पड़ेगा ही, उसकी दूसरी एक्टिविटीज पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये कारण बताए कि यदि हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसी ऐसी चीजें यदि हैं, तो हमारे स्पर्म पे फर्क पड़ना नॉर्मल बात हो जाती है ना। तो स्पर्म के लिए जरूरी है एक्टिव रहना, एक्टिव रहना। और बॉडी में 5 चीजों का ही ध्यान रखना है। एक तो वाटर का इंटेक बराबर रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज बराबर रखें। देखो, ये और भी कॉजेस हैं, उसी से रिलेटेड उन्हीं को ही हाईलाइट करा है कि डाइटरी न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रॉपर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बॉडी को। कॉज कॉज ही इलाज बॉडी में। देखो, न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या है, स्पर्म को अच्छा रखने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, विटामिन डी, ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाता ही, साथ में स्पर्म की सेल लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है। विटामिन, जिंक, ये सारे हमने विटामिन के बारे में रेगुलर भी हम यहाँ सीख रहे हैं, और कोरोना में भी इनका महत्व हमने जाना है कि ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोग जानने लग गए हैं आजकल। तो विटामिन हम खाएंगे, बॉडी को देंगे, तो ये फंक्शन होगा ना। हमारे ये टंग के टेस्ट के लिए हम कुछ भी जो डाल लेते हैं ना, उसका ही साइड इफेक्ट हमें आगे चल के नजर आता है। इसके आगे जो है इंक्रीज, देखो बीमारियां बढ़ने के पीछे रीजन यही है ना कि हम कुछ भी हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी उसका यूज कर लेते हैं बिना साइड इफेक्ट जाने। ऐसा लगता है कि इससे हमारी पावर बढ़ जाएगी, कुछ भी उठा के मेडिसिन खा ली, कुछ भी खा ली, उससे क्या साइड इफेक्ट निकलता है, आगे चल के कैंसर हो सकता है या डायबिटीज या कुछ भी इस टाइप की। यदि हमारी लाइफ स्टाइल में हम इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं, तो बीमारियां बीमारियां तय होना नॉर्मल बात हो जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर, वही सारी चीजों को रिपीट करा गया है इसमें कि एज फैक्टर हो सकता है। एज फैक्टर वही 50 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी डाउन हो जाता है। और वेरिकोसिल, वेरिकोसिल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि वेरिकोसिल एक स्पर्म लो का बहुत बड़ा रीजन है। वेरिकोसिल में नसों के गुच्छे जैसे बन जाते हैं टेस्टिस के आसपास, जो कि परफॉर्मेंस नहीं करने देते हैं, और साथ साथ जो है स्पर्म का लो काउंट हो जाता है। सर नेक्स्ट। तो देखो, ये अभी मैंने बताया था ना कि जो है विटामिन ई, और एक दिन सर ने, शंकर सर ने टॉपिक लिया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, बहुत ही शानदार था वो। स्ट्रेस ही, ब्रेन से सारी चीजें कंट्रोल होती है, ब्रेन से सब कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही ग्रंथियां हैं जो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कैसे गड़बड़ हो जाती है, ये लाइफ स्टाइल में देखो, कॉफी है, ऐसा एरो बने हुए हैं ना, स्ट्रेस है, और भी जो खाने में हम प्रोसेस फूड, और जो भी ये मतलब खाने में हम गलत गलत चीजें जो भी खाते हैं, या देखो टेस्टिस के ऊपर टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट
देखो टेस्टिन को थोड़ा सा शरीर के नीचे लटका के रखा है। क्यों लटका के रखा है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और स्पर्म को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। हाई टेम्परेचर में ये स्पर्म खराब हो जाते हैं। अंदर जो ये संरचना बताई थी, ये सेल्स अपने आप खराब हो जाती है। इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करके रखा गया है, ताकि टेम्परेचर सही रहेगा तो स्पर्म हेल्दी रहेंगे। तो बॉडी की संरचना को इतना बढ़िया बनाया है ईश्वर ने कि वही जाने उसकी संरचना क्या है, अंदर क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसकी वजह से ये जो चीजें है ना, ये एरो 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 लगा के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और उसकी वजह से स्पर्म सेल अपने आप खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो ये मेल फैक्टर के बारे में बताया है कि मेल फैक्टर के अंदर जो भी चीजें डाली गई है ना, वो एकदम बेस्ट रूप से डाली गई है। इसमें एक मेथी का एक्सटेंट गुण है, उसको लिया गया है, जिससे ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है ना, वो कम नहीं होता। देखो मेथी का यूज हम पहले भी करते थे ना वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेथी का पानी, मेथी को पीस पीस के भी खाया होगा। तो मेथी के अपने आप में बहुत सारे गुण हैं। वेट लॉस को तो करवाती है, टमी फैट को अच्छा रखती है, वेरिकोसिल को ठीक करती है, ब्लड के सप्लाई को बढ़ाती है, सूजन को कम करती है बॉडी में। दूसरा इसमें एक पाइन बार्क है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारे ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कम करने का काम करता है, साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आ गई। दूसरा एक और इसमें इंग्रेडिएंट होता है जो एमिनो एसिड्स हैं, जो कि हमारे ब्लड को हटाने में हेल्प करता है, चीजों को बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का काम करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। और इसको कोई भी ले सकता है, 25 साल से उम्र ज्यादा हो तो। कोई भी मेल ले सकता है, फीमेल नहीं ले सकती है ना। मेल के लिए है ये, मेल के लिए 25 साल से ऊपर वाले को ये रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल में अभी जैसा मैंने बताया कि पानी अच्छा रखना है, वाटर और एक्सरसाइज प्रॉपर करना है। भोजन में हमारे जो है फ्रूट्स का यूज ज्यादा करना है। फ्रूट्स में संतरा है, अनार है। अनार बेसिकली मतलब देखो ब्लड चाहिए, सप्लाई के लिए ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपरली वहां पर पहुंचे तो ब्लड चाहिए। जिन जिन पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है ना, उनको एनीमिया की कंडीशन भी बन जाती है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये सारे विटामिन को यदि हम पर डे लेना चाहिए। दूसरा ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स और ओमेगा 3 वाली जो भी चीजें हैं वो रेगुलर बेस पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। बीन्स है और सब्जियों पे जाए तो ब्रोकली है, पालक है। मतलब ये सारी चीजें यदि प्रॉपरली हम रेगुलर बेस पे ले रहे हैं तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रूप से अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसके साथ साथ नींद, प्रॉपर रिलैक्सेशन ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और नशीली चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे सारे पावर को खत्म करता है, हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स को खत्म करता है, यहाँ से लेके पूरे शरीर को डैमेज करता है। हमारे बोन्स अच्छे रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए हमें हमारी लाइफ से स्ट्रेस को हटाना है, हैप्पी रहना। वो लास्ट वाली स्लाइड थी ना सर की हमें अच्छा रहना है या सैड बने हुए बीमारियों को एंजॉय करना है। ये हमारे हाथ में, हमारे दिन को हम डिजाइन कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हमारी लाइफ, हमारी लाइफ कैसे जीना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा बहुत तो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।